नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये 4 टॉपिक हैं: करेंसी, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सारे टॉपिक आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। करेंसी भी पढ़ लिया है, इन्फ्लेशन भी पढ़ लिया है, पॉवर्टी भी पढ़ लिया है, अनएम्प्लॉयमेंट भी पढ़ लिया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। चलिए देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन। ये क्वेश्चन मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स सफर द मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन। मतलब कि सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है इन्फ्लेशन से और सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है इन्फ्लेशन से। देखिए, आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। सपोज एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी। इसने मान लीजिए 2021 में 2021 में इस पर्सन को 100 रुपए उधार दिए। ठीक है, 100 रुपए उधार दिए। इसने कहा हम तुमको 2 साल बाद 2023 में 5% इंटरेस्ट के साथ पे कर देंगे। तो कितना पे करेगा 2023 में? जब पे करेगा 105 रुपए। ठीक है, अब आप देखिए, आपको लग रहा है कि इसने 100 रुपए दिए और इसको मिले कितने? 105, मतलब कि इसको फायदा हुआ। ऐसा नहीं है, आपने इन्फ्लेशन तो जोड़ा ही नहीं है। जो चीज 2021 में ये 100 रुपए की खरीदता था, अब क्या पता वो चीज 105 रुपए की हो गई है। तो इसका मतलब पैसे की वैल्यू तो उतनी ही रही, पैसे की वैल्यू तो बढ़ी नहीं। आपको लग रहा है कि उसको 100 की जगह 105 मिल रहा है तो उसको फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि पैसे की वैल्यू जो है वो वही की वही रही। जैसे क्या हुआ, 100 रुपए जो पहले था, आप 100 रुपए में ले सकता था कोई एक सामान। मान लीजिए सपोज कोई 100 रुपए में कोई एक पेन आता है मान लीजिए। अब ये 100 रुपीज का आता था 2021 में। अभी क्या हुआ, 2023 में 2 साल के बाद इन्फ्लेशन आया, महंगाई बढ़ गई, तो उस पेन की कॉस्ट हो गई 105 रुपए। अब जो चीज उसे 2021 में 100 रुपए की मिलती थी, 2023 में उसे मिल रही है 105 की। तो फायदा कहां से हुआ? उसके लिए तो वो पैसा वही का वही रहा। तो इसका मतलब जब भी इन्फ्लेशन आता है, सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? जिसने उधार दिया है। और उधार देने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? उधार देने वाले को बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है करेक्ट? ऑप्शन बी, क्रेडिटर्स। याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स सफर द मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन। करेक्ट आंसर है क्रेडिटर्स। अब सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? देखिए, जैसे क्रेडिटर्स होते हैं वैसे ही डेप्टर्स होते हैं। डेप्टर्स बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स। इन्फ्लेशन में क्या होता है, आपकी डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ती है तो आपको पता है, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, उसकी वजह से क्या होता है? देखिए, इन्फ्लेशन आता है क्यों? मैंने आपको बताया था क्यों आता है इन्फ्लेशन। डिमांड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? जैसे मैंने मास्क का और आपको सैनिटाइजर का एग्जाम्पल दिया था। कोरोना जब आया था, अचानक से एकदम से डिमांड बढ़ गई थी। डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है? सप्लाई कम होती है। सप्लाई कम होती है और क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस बढ़ जाता है। इसका मतलब इन्फ्लेशन आ गया। प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ गया, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन आ गया। अब देखिए क्या होता है, जो नया नया बिजनेस चालू करता है, जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेस चालू करते हैं, उनको क्या चाहिए? उनको तो यही चाहिए ना कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड आए ज्यादा से ज्यादा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? डेप्टर्स को। नया बिजनेस चालू कर रहे हैं और जितनी ज्यादा उनके पास डिमांड होगी, उनको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। डिमांड होती है तो सीधी सी बात है, जब डिमांड होगी तो उनका प्रोडक्ट भी ज्यादा बिकेगा। तो इसका मतलब फायदा किसको होता है? डेप्टर्स को। समझ गए आप? फायदा किसको होता है? डेप्टर्स को। नुकसान किसको होता है? क्रेडिटर्स को। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज। इन्फ्लेशन क्यों होता है? पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन मनी सप्लाई, दूसरा ऑप्शन है फॉल इन प्रोडक्शन, तीसरा है इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन, चौथा है डिक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन। देखिए, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया डिमांड सप्लाई वाला, क्या होता है? मनी सप्लाई मतलब कि क्या होता है? इन्फ्लेशन जब भी होता है, मनी सप्लाई, इंक्रीज इन मनी सप्लाई मतलब क्या हुआ? मार्केट में पैसा बढ़ गया, पैसा ज्यादा आ गया मार्केट में, मनी सप्लाई ज्यादा हो गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ? मनी सप्लाई जब ज्यादा हुई, लोगों के पास ज्यादा पैसा आया, तो क्या करेंगे वो? डिमांड करेंगे। ऑब्वियस है, आज जिसके पास एक बाइक है वो डिमांड करेगा कि मुझे कार चाहिए। जिसके जिसके पास भी बाइक है, उसके पास, सबके पास अगर पैसा आ जाए तो वो क्या करेंगे? वो डिमांड करेंगे। किसकी डिमांड करेंगे? कहेंगे हमको कार चाहिए। अब क्या होगा?
भाई डिमांड एकदम से बढ़ेगी तो कार तो जितनी बन रही है उतनी ही बनेंगी, तो क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी, और जब सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन। अरे भाई मनी सप्लाई मान लीजिए अगर आपने बढ़ा दिया, देखिए आरबीआई जो नोट छापता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सहमति से छापता है। अब अगर वो चाहे तो जितने चाहे उतने नोट छाप दे और सबको बांट दे, आपको मुझे सबको। उसने बोला कि आरबीआई ने बोला कि चलिए हम एक काम करते हैं, जितने भी हमारे देश में जितने भी हमारे सिटीजन हैं हम सबको 1-1 करोड़ रुपए दे देते हैं। मनी सप्लाई उन्होंने बढ़ा दी, 1-1 करोड़ दे दिया। अब इसका क्या असर होगा, इसका असर ये होगा आपके पास भी 1 करोड़ आ गया, मेरे पास भी 1 करोड़ आ गया। अब आप कहेंगे मुझे मर्सिडीज चाहिए, आप कहेंगे मुझे BMW चाहिए, तो जिसके जिसके पास 1 करोड़ आ गया वो सब यही डिमांड करेगा। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो सीधी सी बात है सप्लाई घटेगी, जब सप्लाई घटेगी तो प्राइस बढ़ेगा, मतलब क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई दर आ जाएगी। इसीलिए आरबीआई पैसे नहीं छाप सकता। कि आपको लगता है कि जो जब गरीबी आती है या जब महंगाई बढ़ती है आपको लगता है इतने देश में गरीबी है, सबको पैसा बांट दें तो गरीबी दूर हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए जितना उनको छापना होता है नोट उतने ही नोट छापते हैं। ऐसा नहीं कि जितना मन में आया उतना छाप दिया और सबको बांट दिया। अगर बांट देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, सेम यही क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन इज कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, बस डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज कर दी, इंक्रीज इन मनी सप्लाई नहीं, फॉल इन प्रोडक्शन नहीं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई विदाउट अ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। सेम वही चीज है, फॉल इन प्रोडक्शन बोलिए या फिर विदाउट अ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन प्रोडक्शन, एक ही चीज है, सिर्फ डेफिनेशन चेंज कर दी और कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज चेंज कर दी बस, और कुछ भी नहीं है। मनी सप्लाई बढ़ेगी और प्रोडक्शन में अपने आप कमी आई। अरे भाई मनी सप्लाई, सबके पास पैसा आ जाएगा, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन कम होगा, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम मतलब क्या, वही चीज तो है, प्रोडक्शन गिरेगा। 10 की चीजें 10 बन रही है, लोग मांग रहे हैं कि, अब मान लीजिए सपोज BMW बनाता है 10 कार एक दिन में, BMW बनाता है एक दिन में 10 कार। अब एकदम से लोगों के पास पैसा आया, डिमांड बढ़ गई, उन्होंने बोला 50 लोग आ गए, 50 लोग आ गए कार खरीदने के लिए, बोले 50 कार चाहिए, बना तो वो 10 ही रहा है, तो इसका मतलब प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन तो बढ़ ही नहीं रहा, वो तो वही का वही है, प्रोडक्शन फिर कम होने लगेगा, सप्लाई कम होगी, प्राइस बढ़ जाएगा, इसका मतलब इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन, ठीक है, जब ये साथ में होता है। ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ इंक्रीज इन मनी सप्लाई, आपने क्या पैसा की सप्लाई बढ़ गई तो इसका मतलब इन्फ्लेशन आ गया, नहीं, प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई कम होगी, तब उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। जब सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा, उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। तो फोर्थ का क्या आंसर है करेक्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, डिवैल्यूएशन मींस, इसका क्या मतलब है, बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है। डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन आपने पढ़ा होगा न्यूज में, अक्सर न्यूज में आता है आज रुपए हमारा डॉलर के मुकाबले 25 पैसे कमजोर हुआ। ऐसी न्यूज आपने पढ़ी होगी, जरूर पढ़ी होगी, और अक्सर न्यूज में आता है ये, आज 25 पैसे कमजोर हुआ, या आज 12 पैसे मजबूत हुआ, या फिर आज 17 पैसे कमजोर हुआ, आज 21 पैसे मजबूत हुआ, ये सब न्यूज आती है ना। तो डिवैल्यूएशन मीन्स क्या है, जब फॉरेन करेंसी से हम कंपेयर करते हैं और अपनी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो उसे बोलते हैं डिवैल्यूएशन। यह सिर्फ किसी और दो देश की अगर आप करेंसी लेते हैं, कोई भी, मान लीजिए आप किसी भी कंट्री का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कि इंग्लैंड में आपका यूके चलता है, सॉरी इंग्लैंड में आपका क्या चलता है, पाउंड चलता है ना, पाउंड चलता है ना, वहां का करेंसी क्या है, पाउंड। अब क्या है, पाउंड, मान लीजिए सपोज हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, एक पाउंड में जो है 50 डॉलर के बराबर है, एक पाउंड इज इक्वल टू 50 डॉलर, ठीक है। अब पता चला कि क्या हुआ, इसकी वैल्यू बढ़ी या इसकी वैल्यू कम हुई, मान लीजिए हो गया एक पाउंड आपका 52 डॉलर के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू तो बढ़ गई लेकिन डॉलर की वैल्यू कम हो गई। पहले 50 डॉलर इज इक्वल टू एक पाउंड था, अब वो क्या होगा, 52 डॉलर इज इक्वल टू एक पाउंड हो गया, तो इसका मतलब डॉलर की वैल्यू कम हो गई। तो अभी हमारा अगर आप देखें तो 1 रुपए करीब करीब कितना चल रहा है, 1 रुपए करीब करीब चल रहा है 73 डॉलर, 73 रुपीज इज इक्वल टू 1 डॉलर। मतलब कि 1 डॉलर की जो वैल्यू हमारे देश में है आज, अगर अपनी करेंसी में कंपेयर करें तो 1 डॉलर लगभग 73 रुपए के बराबर चल रहा है, 73 के बराबर। और यही आज से अगर आप 5-6 साल पहले चले जाइए तब कितना था, 62, 65, और उसके पहले चले जाइए 5 साल पहले तब 47 से लेके 50 रुपीज के बीच में चलता था।
तो इसका मतलब उस टाइम पर रुपया मजबूत था। अब धीरे धीरे हमारे रुपए की वैल्यू जो है कम होती जा रही है, रुपया कमजोर होता जा रहा है। तो डिवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, किसी एक करेंसी का दूसरी फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू का कम होना, उसे बोलते हैं डिवैल्यूएशन। बात यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। $1 ₹73 के बराबर है। पहले कितना था, पहले ₹50 के बराबर था, आज ₹73 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ है कि उसकी वैल्यू कम हो गई है। जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपको पता है कि उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, इसे बोलते हैं डिवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 6, मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय, किसके द्वारा रेगुलेट करी जाती है मॉनेटरी पॉलिसी? बहुत आसान सा इसका आंसर है, आप सबको पता होगा, आरबीआई। अब आरबीआई को हमें क्या बोला जाता है आपको पता होना चाहिए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आरबीआई को हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक या फिर बैंकर्स ऑफ बैंक। आरबीआई को सेंट्रल बैंक भी बोला जाता है। सेंट्रल बैंक मतलब कि एक एपेक्स बॉडी है, ऊपर बैठा है आरबीआई, और इसके नीचे इसके अंडर में जितने भी बैंक्स आते हैं सबको कंट्रोल करता है आरबीआई, और यही मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ये सेंट्रल बैंक आप वो मत समझ लीजिएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो नहीं है, ये सेंट्रल बैंक है, यहाँ पर इनका कहने का मतलब है आरबीआई से। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ₹1 करेंसी नोट्स बियर द सिग्नेचर ऑफ, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ₹1 की जो करेंसी होती है उसमें किसके साइन होते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी के नोट होते हैं, एक साइन होते हैं ₹1 के करेंसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ₹10 नोट्स बियर द सिग्नेचर ऑफ, ₹10 के नोट में किसके सिग्नेचर होते हैं? प्रेसिडेंट के होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के होते हैं, सेक्रेटरी के होते हैं, या फिर आरबीआई के गवर्नर के? क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी, आरबीआई गवर्नर। मैंने आपको बताया हुआ है ₹1 का जो नोट होता है इसमें किसके साइन होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के, फाइनेंस सेक्रेटरी के। और इससे ऊपर जितने भी होते हैं अबव ₹1, इससे ऊपर जितने भी होते हैं उसमें सब में साइन होते हैं आरबीआई गवर्नर के। और मैंने आपको पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि आरबीआई जो है ₹1 का नोट इशू नहीं करता है, वो कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी सारी करेंसी, सारे जो भी बैंक नोट हैं, ₹1 से ऊपर के नोट को बैंक नोट बोला जाता है, वो सारे के सारे कौन इशू करता है? आरबीआई। तो उन सब में जो साइन होते हैं वो होते हैं आरबीआई गवर्नर के, ₹1 में साइन होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज द डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, कई बार आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया है। इंडिया में डेसिमल सिस्टम, करेंसी का जो है डेसिमल सिस्टम कब चालू हुआ था? डेसिमल सिस्टम क्या होता है? जो चीज 10 से या 100 से डिवाइड हो जाए, ये कब आपका चालू हुआ था? करेक्ट आंसर है 1957। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लें। देखिए पहले क्या होता था, आप सबको पता होगा, वो आपका आना चलता था, पाई चलता था, ये सब चलता था ना। तो क्या होता था, ₹1, ₹1 इज इक्वल टू 16 आना, ₹1 16 आने के बराबर होता था, या फिर 64 पैसे के बराबर होता था, या फिर 192 पाई के बराबर होता था। ऐसा कैसे हुआ? एक आना जो होता था ये होता था 4 पैसे के बराबर, और एक आना होता था 12 पाई के बराबर। ठीक है, मतलब कि क्या होता था, ₹1 इज इक्वल टू ₹1 इज इक्वल टू 192 पाई, ₹1 192 पाई के बराबर होता था। तो ये क्या डेसिमल सिस्टम था? नहीं था। डेसिमल सिस्टम क्या होता है, जो 10 से या 100 से डिवाइड हो जाता है। तो उसके बाद 1 अप्रैल 1957 को डेसिमल सिस्टम लागू कर दिया गया, मतलब कि, और उस टाइम बोला गया था नया पैसा, नया पैसा। क्या मतलब हुआ इसका डेसिमल सिस्टम? ₹1 बराबर, ₹1 बराबर 100 पैसे। ये चालू हो गया आपका 1 अप्रैल 1957 से, ये डेसिमल में आ गया आपका, ये डेसिमल करेंसी हो गई, क्योंकि पूरी पूरी डिवाइड हो सकती है 10 से भी और 100 से। 192 आप देख सकते हैं पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है क्या 10 से? 19.2, इसका कोई मतलब है नहीं। इसका मतलब डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी हमारा 1 अप्रैल 1957 को आया, और तब ₹1 बराबर हो गया 100 पैसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन एज लीगल टेंडर इन इंडिया इज एट प्रेजेंट। आप सभी को पता होगा इस टाइम पर जो हमारे देश में जितनी भी करेंसी चल रही है उसमें कौन सी ऐसी करेंसी है जो सबसे ज्यादा, जिसकी वैल्यू डिनोमिनेशन सबसे ज्यादा है? ₹2000। इससे ऊपर के नोट अभी नहीं छपते हैं, और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग आरबीआई के पास ये अधिकार है कि वो मैक्सिमम 10,000 तक के नोट छाप सकता है।
1000, 2000, 5000, 10,000 तक के नोट छाप सकता है, लेकिन अभी हमारे देश में कितना मैक्सिमम है? 2000 रुपये। ठीक है, और ये आपको मालूम होगा डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, 500 के नोट और 1000 के नोट बंद हुए थे। उसके बाद नए नोट इंट्रोड्यूस किए गए थे, नई करेंसी आई थी, 2000 रुपये की करेंसी आई थी, और इसके बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको, जो आपको इंडियन करेंसी वाला वीडियो जिसमें आपको पढ़ाया, वहाँ पर मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्या है? द स्पेशल पेपर रिक्वायर्ड फॉर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स बाय द सिक्योरिटी प्रेसेस इन कंट्री इज मैन्युफैक्चर्ड एट। कहाँ पे बनता है? जो आपका नोट बनता है, वो जो पेपर होता है, वो एक स्पेशल पेपर होता है, वो पेपर कहाँ बनता है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, होशंगाबाद। होशंगाबाद में आपका क्या है? सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? ये आपका होशंगाबाद, ये भोपाल के पास पड़ता है होशंगाबाद। और ये कब बनी है? ये जो सिक्योरिटी पेपर मिल है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, 9 मार्च 1968 को इस्टेब्लिश हुई है। 9 मार्च 1968 को इस्टेब्लिश हुई है, और उस टाइम पर हमारे देश में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, इन्होंने ही चालू किया था। ठीक है, 9 मार्च 1968 को। और आपको सबको पता होगा, मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बताया था जिसमें करेंसी की बात करी थी, मैंने आपको बताया था SPMCIL के बारे में। तो ये SPMCIL की यूनिट है सिक्योरिटी पेपर मिल। पहले एक इंडिपेंडेंट मिल थी 9 मार्च 1968 को, इसके बाद 2006 में SPMCIL का हिस्सा बन गई थी। 2006 में SPMCIL का ये एक यूनिट बन गई थी। तो जो भी नोट बनते हैं, जो वो पेपर लगता है नोट वाला, वो कहाँ छपता है? वो छपता है सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में। अगला आता है, द बेस्ट मीन्स ऑफ सेविंग ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इज टू कीप। महंगाई जब बढ़ती है उस टाइम पर बोला गया है सबसे अच्छा मेथड सेविंग का क्या होता है? मनी, आपके पास पैसा होना चाहिए, मतलब कि कैश, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इक्विटी, फिक्स डिपॉजिट। अब देखिए, ये जो तीनों चीजें हैं, ये कैश तो नहीं है। अब आपको जरूरत, आपको अगर कोई चीज खरीदनी है, आप कैसे खरीद सकते हैं? आप तो कैश से ही खरीद सकते हैं ना। तो इसका मतलब सबसे जरूरी क्या है इन्फ्लेशन के टाइम पर? हमारे पास कैश होना चाहिए। अब आजकल की बात अलग है, आजकल डिजिटल, हर चीज डिजिटाइजेशन हो चुका है, हर चीज डिजिटल हो चुका है। आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं या कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इन्फ्लेशन का, अगर आपको सेविंग उस टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है? वो होना चाहिए मनी, आपके पास होना चाहिए पैसा। गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, कुछ टाइम पीरियड के लिए लॉक हो जाते हैं, इक्विटी भी लॉक हो जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी, इनका भी एक टेन्योर होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल लॉक हो जाता है। उससे पहले आप अपना पैसा ही निकाल सकते हैं। अब आपको पैसों की जरूरत है, अब आप वेट कर रहे हैं कि हमें 1 साल बाद पैसा मिलेगा। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट आपकी चीज पास क्या होनी चाहिए? मनी, यानी कि कैश। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ इज टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं उसे? स्टैग्नेशन, टेक ऑफ स्टेज इन इकोनॉमी, स्टैगफ्लेशन, और नन ऑफ दीज। तो आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा, हमारा इन्फ्लेशन वाला लेक्चर देखा होगा, तो वहां पर मैंने आपको बताया था स्टैगफ्लेशन क्या होता है। सिंपल, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन विथ रिसेशन, ये मैंने आपको बताया था। अब अगला क्वेश्चन जो है 14th नंबर, आप इसको देखिए। स्टैगफ्लेशन इंप्लाइज अ केस ऑफ गैलोपिंग इन्फ्लेशन, रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन, एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, राइजिंग वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या है इसका करेक्ट आंसर? स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन के साथ साथ रिसेशन आ जाए, उसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ इज टर्म्ड एज, इसे हम क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, स्टैग्नेशन बोलते हैं, टेक ऑफ स्टेज इन इकोनॉमी बोलते हैं, नन ऑफ दिस, या फिर कुछ नहीं है इसमें से। तो इसका बताइए आप क्या करेक्ट आंसर होगा इसका, इसे हम क्या बोलते हैं? देखिए मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशन क्या होता है। डिमांड बढ़ती है, किसी भी चीज की डिमांड बढ़ेगी, मान लीजिए किसी भी चीज की अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? सप्लाई कम होगी। सप्लाई कम होगी मतलब क्या है? मतलब प्रोडक्शन कम हो रहा है। सप्लाई कम होगी किसी सामान की, मतलब सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। जब प्रोडक्शन कम होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए BMW आज अपने प्लांट में 10 कार बनाता है और उसे जरूरत है 50 लोगों की, वो 50 पर्सन की मदद से 10 कार बनाता है। अब जब मार्केट में डिमांड ही नहीं आ रही, उसने कहा हमें जरूरत ही नहीं, हमारी बिकेगी ही नहीं, डिमांड ही नहीं आ रही है, या डिमांड एकदम से बढ़ी उनकी, तो क्या होगा? अब जब डिमांड एकदम से आई अचानक से, जैसे 10 कार 50 लोग बनाते थे, ठीक है,
इन्फ्लेशन आया, महंगाई आई, तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ी। डिमांड जैसे ही बढ़ेगी तो क्या होता है, डिमांड बढ़ने में सप्लाई कम होती है। अब डिमांड बढ़ी, इन्होंने कहा 10 कार हम बनाते हैं, अब हमको चाहिए 50 कार बनानी है, लेकिन लोग कितने हैं, 50। 50 कार में 50 लोगों से क्या हो पाएगा पूरा, भाई प्रोडक्शन एकदम से इनको जो है ज्यादा चाहिए, क्योंकि भाई डिमांड बढ़ रही है, अब ये कैसे बढ़ा पाएंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे, तो क्या होता है, सप्लाई कम होने लगती है, प्रोडक्शन कम होने लगता है। अब सीधी सी बात है, जहां पे 50 लोग काम कर रहे हैं तो उन्होंने कहा भैया हटा दो, सप्लाई कम है, प्रोडक्शन अब हमारा होगा ही नहीं, डिमांड आ रही है 50 कार की, लेकिन हम बना ही नहीं सकते हैं। डिमांड तो हमारे पास आ रही है लेकिन हम नहीं बना सकते हैं, अचानक से डिमांड हो गई। जैसे आपको एग्जांपल दिया था मास्क और सैनिटाइजर का, अचानक से डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, प्रोडक्शन कम हो गया। जब प्रोडक्शन कम होगा तो क्या करेंगे, जो बाकी के लोग कह देंगे भैया अब हमारा प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा है, हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे, तो उनको जॉब से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्रोथ रेट या ग्रोथ हमारा कम होगा, डिक्रीज होगा, ग्रोथ डिक्रीज होगा। तो यही बोला इन्होंने, द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हमारा डिक्रीज होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। और ये अगर आपने इन्फ्लेशन वाला मेरा लेक्चर देखा होगा तो वहां पर आपको क्लियर मैंने यहाँ पर ये सारी चीज एक्सप्लेन करी है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है। भाई रोजगार आपका क्या होगा, कम होगा ना, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, प्रोडक्शन एकदम से गिरने लगा। अब मेरे पास मान लीजिए सपोज मेरी एक कंपनी है, मान लीजिए मैं पेन बनाता हूँ, मैं दिन भर में 1000 पेन बनाता हूँ, अब एकदम से डिमांड बढ़ गई कि भैया हमको चाहिए 10,000 पेन, अब हम बना ही नहीं सकते हैं 10,000, तो क्या होगा, धीरे धीरे से क्या होगा, सप्लाई कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि हम उतना बना ही नहीं सकते हैं। तो जब प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, अब जो बाकी लोग हम कह देंगे भैया हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है, हमारे पास पैसे नहीं, हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे, तो उनको हम जॉब से निकाल देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, ग्रोथ हमारी डिक्रीज होगी, ग्रोथ कम होगी। और जब ग्रोथ कम होती है इन्फ्लेशन के साथ तो उसे बोला जाता है स्टैगफ्लेशन। याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा स्टैगफ्लेशन क्या होता है तो आप इन्फ्लेशन वाला लेक्चर देख लीजिए, वहां पर क्लियर समझ में आ जाएगा, मैंने वहां पर पूरा डिटेल में बताया स्टैगफ्लेशन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द पीरियोडिकल सैंपल सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जो पॉवर्टी वाला लेक्चर पढ़ाया था वहां पर कौन ये सर्वे कंडक्ट कराता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। और नेशनल इनकम कौन काउंट करता है, कौन उसके लिए वो जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है CSO। और आप सबको पता होगा ये दोनों मिलके मर्जर हो गया, इनका बन गया है अब NSO। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप नेशनल इनकम वाला लेक्चर देख लीजिए, वहां पर पूरा डिटेल में मैंने आपको ये मर्जर के बारे में पूरा हिस्ट्री समझाया है। क्वेश्चन नंबर 16, which scheme was started in 1993 to create self-employment opportunities for educated unemployment youth in rural areas and small towns। तो भारत सरकार ने जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र था वहां पे जो पढ़े लिखे जो बेरोजगार युवक थे उनके लिए एक स्कीम लॉन्च करी थी, उस स्कीम का नाम था प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 1993 में लाई गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षित बेरोजगार युवक थे उनके लिए, ठीक है, शिक्षित बेरोजगार युवक कहां पर, ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। और आपको याद होना चाहिए कब आई है, 1993 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, व्हाट इज द एवरेज कैलोरीज रिक्वायर्ड इन रूरल एरियाज फॉर मेजरिंग पॉवर्टी। क्या है इसका करेक्ट आंसर। पॉवर्टी आपने पढ़ा होगा लेक्चर, तो मैंने वहां पर डिस्कस किया था, मैंने आपको अलग अलग कमेटीज बताई थी, अगर आपको पता हो, याद हो, नहीं याद है तो चलिए एक बार फिर जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। दांडेकर और रथ कमेटी आई थी, आपको मालूम होगा 1971 में। उसके बाद 1989 में आपका प्लानिंग कमीशन ने एक टास्क फोर्स बनाया था, और वो समिट कौन सी कमेटी बनी थी आपकी, लकड़वाला कमेटी। लकड़वाला कमेटी ने 1993 में अपनी एक रिपोर्ट दी थी, और उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था रूरल एरियाज में कितना होना चाहिए, 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। अगर प्रति व्यक्ति पोषण जिसे बोलते हैं, पर कैपिटा न्यूट्रिशन, रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितना होना चाहिए, 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। इसके ऊपर अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो इसका मतलब वो गरीबी रेखा में नहीं आता है, वो गरीब नहीं है। इसके नीचे है तो वो गरीब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, ये समझ में आ गया आपको 17, लकड़वाला समिति, लकड़वाला कमेटी 1993 में इसने रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें क्या बोला था, जो आपका रूरल एरियाज है वहां पर 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे अगर कंज्यूम करता है
या इससे ऊपर कंज्यूम करता है तो वो गरीब नहीं है, इसके नीचे करता है तो वो गरीब है। ठीक है, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द कैलोरी रिक्वायरमेंट इज हायर इन द रूरल एरियाज, और ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था। रूरल एरियाज में कैलोरी का रिक्वायरमेंट क्यों होता है? क्योंकि भाई वहां के लोग फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं। आप देखिए सुबह से उठ जाते हैं, सुबह से जाके खेतों में चले जाते हैं, खेतों में सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, वहां पर हल चलाते हैं, और आपको वो याद होगा, वो क्या बोलते हैं उसको, वो हिंदी में बोलते हैं खुरपी, है ना, वो चलाते हैं। और इसके साथ साथ आप देखिए घास फूस निकाला करते हैं, गेहूं लगाना है गेहूं लगाते हैं, ट्यूबवेल चलाना है, या अपने वहां पर क्या बोलते हैं इरिगेशन करना है, सिंचाई करनी है, पानी देना है, तो वो क्या करते हैं सुबह से शाम तक फिजिकल वर्क करते हैं। तो अब भाई जितना ज्यादा फिजिकल वर्क करेंगे आपको उतनी भूख लगेगी, तो आप खाना उतना ही ज्यादा कंज्यूम करेंगे। तो सबसे ज्यादा कैलोरी का रिक्वायरमेंट रूरल एरियाज में क्यों होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पीपल आर एंगेज्ड इन फिजिकल वर्क। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। गांव में कैलोरी का रिक्वायरमेंट ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर लोग जो है फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपसे? व्हाट इज द एवरेज कैलोरीज रिक्वायर्ड इन अर्बन एरियाज फॉर मेजरिंग पॉवर्टी। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पीछे डिस्कस किया, वहां पर क्या पूछा गया था? रूरल एरिया। रूरल एरिया में कितना रिक्वायरमेंट होता है? तो आपको बता दिया था 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। अब यहां हमसे पूछ रहा अर्बन एरियाज में, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र, अर्बन एरियाज मतलब कि शहरी क्षेत्र। तो आपको मालूम है जो लकड़वाला समिति आई थी, लकड़वाला कमेटी आई थी 1993 में, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें क्या बोला था? रूरल एरियाज के लिए कितना होना चाहिए प्रति व्यक्ति पर डे? अगर वो इतनी कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, 2400 कैलोरीज पर डे अगर इतनी कंज्यूम कर रहा है, इससे ऊपर तो वो गरीब नहीं है। अर्बन एरिया के लिए कितना दिया था इन्होंने? अर्बन एरिया के लिए बोला था 2100 कैलोरीज, 2100 कैलोरीज। समझ में आ गई आपको बात? क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, 2100 कैलोरीज। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारा पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, जहां पर मैंने पॉवर्टी के बारे में डिस्कस किया था। वहां पर ये सारी कमेटी थी, उनके बारे में डिस्कस किया था, आप उसको देख लीजिएगा, वहां पर क्लियर समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन इज नरेगा इनेक्टेड? इनेक्टेड मतलब कि एक्ट कब बना है, मतलब कि एक अधिनियम कब बना है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, 2008, 2005, 2011, 2004। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, नरेगा के बारे में, कि आखिर ये कब बना है, क्या होता है। नरेगा क्या है? नेशनल, नरेगा है क्या? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। गारंटी एक्ट कब आया है? गारंटी एक्ट 2005। और अगर आपसे डेट पूछी जाए तो 22 जून 2005। एंड इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद से पारित हुआ है 22 जून 2005 को ये लागू हुआ है। ठीक है, नरेगा। लेकिन आप सबको पता होगा अब इसका नाम बदल चुका है। अब नाम क्या हो गया है? अब हो गया है मनरेगा। क्या हो गया है? मनरेगा। महात्मा गांधी, एम का मतलब है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और ये कब हुआ है? ये हुआ आपका 2006 में। नरेगा से मनरेगा कब बना है? 2006 में। डेट अगर आपसे पूछ लेता है तो 2 फरवरी 2006। नरेगा के अंतर्गत या मनरेगा के अंतर्गत सरकार कहती है कि हम 100 दिन का काम देंगे, 100 डेज, 100 डेज का काम देंगे। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? व्हेन इज नरेगा इनेक्टेड? कब एक्ट बना है, कब अधिनियम बना है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2005 में। और जब ये आपका उस टाइम पर सरकार किसकी थी आपको पता होगा? यूपीए की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की। प्राइम मिनिस्टर कौन था? मनमोहन सिंह। तो आप इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जब नरेगा चालू हुआ है तो बताइए उस समय हमारे देश में प्रधानमंत्री कौन था? मनमोहन सिंह। और सबसे पहले 1991 में, 1991 में जो हमारे कांग्रेस के एक लीडर थे पीवी नरसिम्हा राव, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी थे पीवी नरसिम्हा राव। इन्होंने ही सबसे पहले प्रपोजल दिया था नरेगा का 1991 में। तो नरेगा कब आया है आप सबको पता होना चाहिए? 22 जून 2005 में। ठीक है, इसके बाद 2006 में नाम बदल गया, नया एक्ट हो गया। क्या हो गया? मनरेगा हो गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2006, 2 फरवरी 2006 को हुआ है। इसके अंतर्गत 100 दिन की काम करने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, कब आया है नरेगा? 2005 में। मनरेगा अगर आपसे पूछ लेता, अगर ये ऑप्शन में आपको मनरेगा दे देता तो क्या होता आंसर? 2006।
ठीक है। इनेक्टेड मतलब कि कब एक्ट बना है, कब अधिनियम बना है। तो ये थे सारे हमारे आपके पॉवर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, आपको नहीं कुछ समझ में आता है तो आप पूछिएगा, जो भी है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपका, इसके साथ साथ करेंसी से रिलेटेड, इन्फ्लेशन से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए। आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, अगर आपके पास और कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए, लेकिन आपसे यही बोलूंगा एमसीक्यूज आप तब तक प्रैक्टिस मत करिएगा जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ लें। और हम लोगों ने काफी कुछ थ्योरी पढ़ लिया, अब इकोनॉमिक्स में हमारा क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ बचा है इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट। बस हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, यूनियन बजट पढ़ेंगे और उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स हो जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अभी तक इकोनॉमिक्स पूरा हमारा लगभग 95% कंप्लीट हो गया है, सिर्फ एक लेक्चर बचा हुआ है, उसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमी में अब कोई तकलीफ नहीं होगी, सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। बस पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकें, और कोई लोड नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना है कि अरे बहुत है ये है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ते चलिए, एकदम आराम से रिलैक्स होकर धीरे धीरे पढ़ते चलिए, और एग्जाम में हम सब लोग अच्छा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।